हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो ट्वेल्थ कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है उसके अंदर हमारा डिस्कशन जो चल रहा है वो चल रहा है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल जो आपके एक मैनेजमेंट थिंकर हैं जिन्होंने जनरल मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट से रिलेटेड जो आपके प्रिंसिपल्स दिए थे, जो टेक्निक्स दी थी, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो मैंने आपको उनके जो 14 प्रिंसिपल्स थे उनमें से नंबर फर्स्ट डिवीज़न ऑफ वर्क के बारे में कल बताया था। डिवीज़न ऑफ वर्क, जिसमें हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें हर फंक्शन को हमें उस बंदे को देना है, उस पर्सन को देना है जो उस काम को करने में वेल स्किल्ड एंड क्वालिफाइड है, जिससे क्या होगा, उस काम में क्या रहेगा, स्पेशलाइजेशन रहेगा। इसीलिए इस प्रिंसिपल का नाम प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन भी है। प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क का नाम प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन भी है। क्लियर। सेकंड पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसका नाम है अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ये आपका सेकंड प्रिंसिपल है, हेनरी फेयोल द्वारा बताया गया। देखो, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, इनका एक रिलेशन होता है। हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग जब किसी भी पर्सन को, जब किसी भी मैनेजर को या किसी भी सबऑर्डिनेट को जो भी हम काम दे रहे हैं, उस काम के साथ उसको क्या मिलनी चाहिए, उस काम से रिलेटेड ऑथोरिटीज़ मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? ऑथोरिटीज़। अब क्वेश्चन ये है कि सब ऑथोरिटीज़ क्या होती हैं? तो ऑथोरिटीज़ हैं भाई, पावर्स हैं। ऑथोरिटीज़ हैं पावर्स, और इन पावर्स में क्या क्या है? इन पावर्स में अपने सबऑर्डिनेट्स को कमांड करना है। इन पावर्स में अपने काम से रिलेटेड डिसीजन लेना है। भाई आज मान लो कोई सब्जेक्ट टीचर अपने हिसाब से पेपर सेट कर सकता है, अपने हिसाब से टेस्ट ले सकता है, और कभी भी आपके बारे में मतलब क्वेरीज कर सकता है, या किसी तरह से अपने स्कूल के जो रिलेटेड अथॉरिटीज़ होती हैं उनको यूज़ कर सकता है। तो ये उस पोस्ट से रिलेटेड क्या है? पावर्स होती है। एक जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पूरे डिस्ट्रिक्ट को ऑपरेट करने, एडमिनिस्ट्रेशन करने और उसको गवर्न करने की क्या होती है? पावर्स होती हैं। तो पावर्स होती है किसके अंदर? पोस्ट के अंदर। और वो पावर्स ही क्या है? हमारी ऑथोरिटीज़ है। इन्हीं ऑथोरिटीज़ से एक सीईओ एक प्रोडक्शन मैनेजर को क्या कर सकता है? कमांड कर सकता है, आदेश दे सकता है, और ये सुनेगा और उसके हिसाब से काम भी करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है? पावर्स है। किस चीज़ की? अपनी ऊंची पोस्ट, अपनी टॉप पोस्ट की वजह से इसके पास जो ऑथोरिटीज़ हैं उनको यूज़ करने की क्या है? इसके पास पावर्स है। क्लियर। दूसरा आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, पावर्स जो होती हैं वो ऐसे चलती हैं, बता दूं आपको, पावर्स ऐसे चलती हैं ऊपर से नीचे की ओर। यानी कि जब ए कोई काम करेगा और उस काम को करते हुए उसने कोई कमांड दिया, तो वो कमांड इस तरह से नीचे आएगा, आदेश नीचे आएगा, और यही क्या है? इसका पावर है। दूसरी बात, अगर मान लो ए ने बी को अपने नीचे काम करने के लिए अपॉइंट किया है, तो उसको काम के साथ कुछ ऑथोरिटीज़ भी दी जाएंगी, और ये जो ऑथोरिटीज़ दी जा रही हैं ये उस काम की क्या है? पावर्स हैं। ध्यान रखना है हमको। ऑथोरिटीज़ किसी पोस्ट में इन्वॉल्व, किसी पोस्ट में निहित वो पावर्स होती हैं, वो शक्तियां होती हैं जिनसे कोई व्यक्ति उस पोस्ट से जुड़ी निर्णय ले सकता है और अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने अधीनस्थों को निर्देश दे सकता है, आदेश दे सकता है। समझ में आ गया आपको? दूसरा है रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी चलती है हमेशा ऐसे, ध्यान रखना, ऑथोरिटीज़ यहाँ होती हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ होती है। यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा किसकी रहती है? सबऑर्डिनेट की, जिसका कोई ना कोई क्या है? सुपीरियर। आज मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल सर के प्रति बनती है, क्योंकि मैं अगर मान लो ख़राब परफॉर्मेंस करूँगा तो स्कूल का रिजल्ट ख़राब होगा। क्लियर समझ में आ रहा है आपको? तो वही चीज़ यहाँ पे है।
रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो सिस्टम होता है वो होता है एक ऑब्लिगेशन। रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में एक बंधन है, एक बंधन है, एक कंट्रोल है, एक दबाव है, एक प्रेशर है। क्या? रेस्पॉन्सिबिलिटी। और जो ये प्रेशर है वो किस पे बनता है? हमेशा उस बंदे पे जो कौन है? सबॉर्डिनेट है, क्योंकि उसको जो ऑर्डर्स हैं उनको पूरा करके उनके काम की रिपोर्ट किसको सौंपनी पड़ती है? अपने टॉप मैनेजर को। क्लियर समझ में आ रहा है? तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो बनती हैं सबॉर्डिनेट्स की। अब जैसा कि आपने पढ़ा है 3 लेवल्स में अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग लोग काम करते हैं, तो वो पोस्ट पे काम करने वाले लोग किसी के सुपीरियर भी हैं और साथ में किसी के सबॉर्डिनेट भी हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनके पास दोनों ही चीज़ें रहती हैं। क्या रहती हैं? दोनों ही चीज़ें रहती हैं। अब एक कंडीशन सोचो कि एक बंदा है, उसके पास केवल ऑथोरिटीज़ ही ऑथोरिटीज़ हैं, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर ऐसा होगा तो उसके पास पावर्स ही पावर्स हो जाएंगी, और ऐसी कंडीशन में वो पावर्स का मिसयूज़ करेगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उसको कोई ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं करना, उसके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप काम करते हुए अपनी ऑथोरिटीज़ को इस्तेमाल में करोगे। हेनरी फ्योल ने इस प्रिंसिपल में क्या कहा है कि भाई जितने भी आप काम बांट रहे हो, जितने भी लोगों को, उन सबको उन कामों के साथ साथ जो काम से रिलेटेड आपकी ऑथोरिटीज़ हैं वो दिए जाएं, और साथ में उन काम से रिलेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी जाएं, जिससे वो उन्हीं रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए उन ऑथोरिटीज़ को यूज़ करें। और इन दोनों में क्या रखना है? हमको एक बैलेंस बना के चलना है। इन दोनों में हमको एक बैलेंस बना के चलना है, और इस बैलेंस से क्या होगा? ना तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहेंगी और ना आपकी ऑथोरिटी ज़्यादा रहेगी। प्रॉपर बैलेंस रहेगा दोनों में, तो ऑथोरिटीज़ का बिल्कुल सही यूज़ होगा और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी टाइम टू टाइम पूरी हो पाएंगी। क्लियर? तो इस तरह से आपने पढ़ा है सेकंड नंबर का आपका प्रिंसिपल, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो आता है आपका नंबर 3 पे, वो आता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन ये एक जनरल प्रिंसिपल है। जनरल प्रिंसिपल मतलब हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में काम में आने वाला। डिसिप्लिन को हिंदी में बोलते हैं अनुशासन का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन का सिद्धांत। क्वेश्चन ये है, डिसिप्लिन क्या होता है? भाई आज मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हो, आप स्कूल में हो, स्कूल में आप डिसिप्लिन में हो, इस बारे में पता कब चलेगा? जब आप अपने टीचर्स की बात मान रहे हैं, जब जो स्कूल के जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, जनरल रूल्स हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे है कि भाई सुपीरियर ने जो ऑर्डर दिए उनको क्या कर दिया? सबॉर्डिनेट ने टाइम पे पूरा कर दिया। और जो इंस्ट्रक्शन आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं, आपके आने के, आपके जाने के, आपके बिहेवियर के, आपके वर्किंग टाइम के, और जो कंडीशंस होती हैं उनको आपने क्या किया हुआ है? ढंग से उनका इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या माना जाएगा? कि आप डिसिप्लिन में हो। और ऐसा माना गया है, हेनरी फ्योल ये कह रहा है कि भाई देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन जो होता है वो आपको मेंटेन करना है। ये मैनेजर का काम है कि मैनेजर कैसे पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को मेंटेन करता है। डिसिप्लिन मेंटेनेंस के लिए क्या ज़रूरी है? डिसिप्लिन मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है पॉजिटिव सुपरविज़न। इसके अलावा राइट थिंकिंग अबाउट पनिशमेंट सिस्टम। इसको हम एक जुडिशरी पनिशमेंट सिस्टम भी बोल सकते हैं। भाई दो लोगों ने सेम तरह की क्या की है? मिस्टेक की है, और उन दोनों को हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग क्या करेंगे? हम पनिशमेंट दे रहे हैं। एक का हमने 10% सैलरी काट लिया और एक को हमने क्या कर दिया? ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया। तो ये जो आपने पनिशमेंट दिया है ये न्यायपूर्ण नहीं है, जुडिशियल नहीं है। कुल मिला के ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो बंदा जिसके साथ गलत हुआ है उसके चक्कर में पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसिप्लिन है वो ख़राब हो सकता है। क्लियर? तो आपको क्या करना है? डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, जिससे आपके जो वर्किंग काम का सिस्टम चल रहा है वो कंटिन्यू रहे और आपके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में किसी भी तरह का कोई बैरियर ना हो, कोई हर्डल ना हो, कोई अवरोध ना हो। क्लियर? तो वो चीज़ अपन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं।
तीसरा जो है सिंपल सा आपका प्रिंसिपल वो है नंबर 4 पे, यूनिटी ऑफ कमांड। ये एक इम्पॉर्टेंट आपका प्रिंसिपल है। यूनिटी ऑफ कमांड को हिंदी में बोला जाता है आदेश की एकता का सिद्धांत। ये इम्पोर्टेंट आपका सिद्धांत है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अब तक। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी का मतलब होता है इंटीग्रेशन, एकीकृत करना, ठीक है। और कमांड का मतलब होता है आदेशों को। होता क्या है कि जब कभी भी कोई सुपीरियर, सपोज दैट एक सुपीरियर है ए और एक सबऑर्डिनेट है बी, और ए ने बी को कोई क्या दिया, कमांड दिया, कोई ऑर्डर दिया, कोई इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको ये काम करना है। और सेम टाइम पे मान लो इसका एक और क्या है, सुपीरियर है सी, उसने भी कमांड दे दिया कि आपको ये काम करना है। अब सेम टाइम में उस सबऑर्डिनेट को दो कमांड मिल गई, दो ऑर्डर मिल गए। अब दो ऑर्डर मिल गए तो अब उसके दिमाग में कन्फ्यूजन हो गया कि भाई किसको पूरा करे किसको ना करे, क्योंकि अगर इसको पूरा करता है तो इसका ऑर्डर पूरा नहीं होगा और हम माना जाएंगे कि हम किस में नहीं हैं, डिसिप्लिन में नहीं है। और अगर इसको पूरा करते हैं तो भी डिसिप्लिन में नहीं माना जाएगा। तो इस कंडीशन में हेनरी फ्योल ये कह रहे हैं कि हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेम टाइम में सेम सबऑर्डिनेट को किसी एक ही टॉप मैनेजर से क्या मिलने चाहिए, कमांड मिलने चाहिए। मतलब यूनिटी ऑफ कमांड हो, कमांड एक ही मिले एक बार में, जिससे क्या होगा, जो सबऑर्डिनेट है, जो अधीनस्थ कर्मचारी है, वो उस कमांड को टाइम पर पूरा कर पाएगा और आपका काम पूरा हो जाएगा। दूसरा, उसको किसी तरह का डाउट नहीं होगा, उसको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। भाई कमांड मिला, ऑर्डर मिला, उसको पूरा किया, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट दे दो। यानी कि अगर मान लो ए ने कमांड दे दिया है तो सी को अभी नहीं देना, सी देगा कब, जब ए का काम पूरा हो जाएगा। बी जब ए का काम पूरा कर देगा तो सी फिर क्या कर देगा, काम दे देगा। भाई एक स्टूडेंट अगर सेम ईयर में सेम सेशन में दो स्कूलों में नहीं पढ़ सकता, आप जानते हैं ऐसा होता है, क्योंकि दो जगह वो नॉमिनेट कैसे होगा, दो जगह एनरोल्ड कैसे होगा, दो जगह क्लासेस कैसे लेगा। तो वही चीज़ तो यहाँ पे है। आज मान लो आपको 5 टीचर एक साथ क्लास पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ 4-5 टीचर और खड़े हैं सब्जेक्ट्स के जो आपके हैं, और सब पढ़ा रहे हैं इसी बोर्ड पे, तो आपको क्या समझ में आएगा, सेम टाइम में तो आपको एक सब्जेक्ट समझ में आएगा ना। जैसे अभी अपन ये पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़, आगे आप नेक्स्ट अकाउंट्स पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, तो आपको अलग अलग क्लासेस दी जाएंगी जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए। वही चीज़ यहाँ पे है। हेनरी फ्योल ये कह रहे हैं भाई ऐसा ना करो, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या नहीं करना है कि एक साथ दो या दो से ज़्यादा अधिकारी क्या नहीं करेंगे, एक ही व्यक्ति को सेम टाइम में क्या नहीं करेंगे, कमांड नहीं करेंगे, बल्कि आपको कमांड कैसे करना है, आपको कमांड करना है एक एक करके, कि इसने कमांड कर दिया, अब ये काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद ये जो सुपीरियर है वो क्या करेगा, कमांड करेगा, ऑर्डर देगा। क्लियर? ऐसा करने से इसको कन्फ्यूजन नहीं होगा और आपके बिजनेस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में इससे किस चीज़ का क्रिएशन होगा, इससे होगा डिसिप्लिन का क्रिएशन। डिसिप्लिन कब मैंने बताया था आपको, डिसिप्लिन के बारे में बताया था मैंने आपको अभी अभी, कि अगर मान लो आप अपने जो सुपीरियर हैं, अपने जो मैनेजर हैं, हेड हैं, उनके ऑर्डर्स को टाइम पर पूरा करते हैं तो आप डिसिप्लिन में माने जाते हैं। अगर ये वाली कंडीशन होगी दो वाली तो आप कमांड पूरे नहीं कर पाओगे और ऐसी कंडीशन में आप डिसिप्लिन में नहीं आओगे। लेकिन अगर हम इस स्थिति को सुधार लें, अगर मैं यहाँ से एक बंदे को हटा दूँ और फिर स्थिति ये वाली हो तो टाइम से कमांड पूरे होंगे, टाइम से आपका मैनेजर भी सेटिस्फाई है, आप भी सेटिस्फाई हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो कुल मिला के आप में क्या आएगा, डिसिप्लिन आएगा। क्या आएगा, डिसिप्लिन। समझ में आ गया? तो यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल होता है उसको अप्लाई करने से ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंप्रूव होता है, डिसिप्लिन इंप्रूव होता है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल होता है इसको इम्प्लीमेंट करने से ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी चीज़ क्रिएट होती है, तो वो होती है क्या, डिसिप्लिन। इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन इंप्रूव होगा। क्लियर? नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं हम नंबर 5 पर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यहाँ छोटा सा कन्फ्यूजन रहेगा, ध्यान रखना है हमको। यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दोनों आपको सेम लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इन दोनों में प्रॉपर डिफरेंस है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को हिंदी में बोलते हैं निर्देशन की एकता,
अब क्वेश्चन ये है कि सर आपने अभी आदेश की एकता पढ़ा दिया है तो हमने दोबारा से क्यों पढ़ रहे हैं, क्या आदेश और निर्देश अलग अलग होते हैं? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल होते हैं। इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन और जो कमांड होता है, कमांड जो होता है वो किसी इंडिविजुअल पर्सन को दिया जाता है, ध्यान रखना है। कमांड इंडिविजुअल पर्सन को दिया जाता है और जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो एक ग्रुप को दिए जाते हैं। जैसे मान लो राजस्थान बोर्ड आपको एग्ज़ाम में कैसा बिहेवियर रखना है, क्या चीज़ें ले जानी है, क्या चीज़ें नहीं ले जानी, कब पहुंचना है, ये सारी चीज़ें आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं, कमांड नहीं करते। आपको आदेश नहीं दिया जाता कि बच्चों को ऐसा करना है, सॉरी ऐसा नहीं करते, आपको ऐसे करना है। आपको मतलब सबको करना है, जितने भी एपियर्ड स्टूडेंट हैं उन सबको करना है। तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वो एक ग्रुप को दिए जा रहे हैं। तो सेम यहाँ पे है, जो निर्देशन की एकता है वो एक ग्रुप से रिलेटेड है, ये है एक इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड। तो ये एक डिफरेंस बन जाता है इन दोनों के बीच में। ये पर्सनल किसी पर्सन को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, और ये एक ग्रुप को अफेक्ट करेगा। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मीन क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का जो मीन है वो ये है कि जो मैनेज होता है ना आपका ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को किसी एक ही प्लानिंग के द्वारा और एक ही अधिकारी के द्वारा क्या किया जाए, गाइड किया जाए, इंस्ट्रक्शन दिए जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ढेर सारे काम किए जाते हैं। जैसे प्रोडक्शन का किया जाता है, जैसे वैरायटी कंट्रोल का काम किया जाता है, वैरायटी कंट्रोल। जैसे रिक्रूटमेंट का किया जाता है, रिक्रूटमेंट। जैसे एडवर्टाइजमेंट का किया जाता है, जैसे सिलेक्शन का किया जाता है, जैसे फाइनेंस रेजिंग का काम किया जाता है, रेजिंग। जैसे बजट क्रिएशन का काम किया जाता है। अब आपका इन सारे कामों में या और भी ढेर सारे काम हैं, उनमें समझ में क्या आने वाला है कि भाई कुछ काम ऐसे हैं जिनका जो मोटिव है वो कैसा है, सेम। जैसे ये दोनों काम जो हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड का काम है। ये दोनों प्रोडक्शन रिलेटेड काम है। ये एडवर्टाइजमेंट का जो काम है ये मार्केटिंग से रिलेटेड है, और ये दोनों फाइनेंस से रिलेटेड काम है। हेनरी फ्योल ये कह रहे हैं कि सभी कामों को अलग अलग तो बांटना है, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले प्रिंसिपल में ही, लेकिन उनके हमको क्या बनाने हैं, ग्रुप्स बनाने हैं, डिपार्टमेंट्स बनाने हैं। हेनरी फ्योल ये कह रहे हैं कि भाई देखो, अगर मान लो सारे के सारे कामों को हम डिवाइड करके अलग अलग सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन दिलवाएंगे तो उनमें क्या आएगा, कन्फ्यूजन आएगा। भाई आज मान लो आपकी क्लास में अकाउंट्स पढ़ाने के लिए 3 टीचर हैं और 3 टीचर आपको 3 मेथड से 3 स्टाइल से क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो आपका कन्फ्यूजन होना यहाँ पे कैसा है, कंपलसरी। क्यों? क्योंकि आप इस चीज़ को लेके माइंड सेट नहीं कर पा रहे कि सही कौन सा है और मुझे एग्ज़ाम में सॉल्व कौन सा करना है। आपको डायरेक्शन कैसे मिले हैं, अलग अलग मिले हैं, किसी ने कैसे बताया, किसी ने कैसे बताया। तो यहाँ पर तो स्थिति कैसी हो गई, 2 सिर वाले राक्षस जैसी। ये 2 सिर वाला राक्षस जो आपका है, अब आप सोचो कि एक हमारी सोसाइटी में एक ऐसा बंदा है जिसके 2 सिर है, तो वो क्या, वो एक हम जैसा नॉर्मल आदमी बना जाएगा? नो, वो तो डेविल हो गया, राक्षस हो गया, वो तो नहीं है। तो इसको भी बताया हेनरी फ्योल ने। ये हेनरी फ्योल ने कहा है कि भाई अगर आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को यूज़ नहीं करते हो, इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, तो ये ऐसा लगेगा जैसे मान लो एक सोसाइटी में 2 सिर वाला कोई बंदा घूम रहा है, और ये जो बंदा घूम रहा है ये नॉर्मल बंदा नहीं है। नॉर्मल बंदों के तो एक ही सिर होता है, जैसे मेरे और आपके है, नहीं है? तो वो क्या होगा, राक्षस, वो डेविल माना जाएगा। तो हमको क्या करना है, इन सारी की सारी एक्टिविटीज़ को इनके पर्पज़ के अकॉर्डिंग क्या बनाना है, ग्रुप्स में डिवाइड करना है। जैसे मैंने आपको बता दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये ग्रुप बन गया, इसके अंदर फाइनेंस रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ जो है वो आ जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही बना दिया मैंने एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आपके सारी की सारी मार्केटिंग की एक्टिविटीज आ जाएंगी, आ गई।
अब मैंने क्या किया, इसका एक बंदा अपॉइंट कर दिया हेड, और इस हेड का नाम है डिपार्टमेंटल मैनेजर, यानी कि मार्केटिंग मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर। अब इस फाइनेंस मैनेजर में चाहे 1000 लोग ही काम करते हों, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको सारे के सारे डायरेक्शन कहाँ से मिलने वाले हैं, एक अधिकारी से। कौन? फाइनेंस मैनेजर से। क्लियर? अब वो सारे के सारे जो लोग हैं, चाहे वो 1000 हैं, चाहे वो 500 हैं, चाहे वो 10 हैं, चाहे वो 20 हैं, उन सबको जब एक ही आदमी से सारे डायरेक्शन मिलेंगे तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, और वो सभी एक जैसे डायरेक्शन लेकर क्या करेंगे, आपके एक जैसे ही क्या करेंगे, आपको रिजल्ट्स देंगे, एक जैसे उनका परफॉर्मेंस होगा। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या बढ़ेगा, उसमें कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सब एक जैसा काम कर रहे हैं, और सब एक जैसा काम कब करते हैं, जब सेम डायरेक्शन मिलता है। आज आप ये पढ़ रहे हो, जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो आप सेम सॉल्व करोगे, क्योंकि आपने क्लास में सेम पढ़ा है। लेकिन अगर आप 4 से 5 टीचर्स की वीडियोस देखते हो या उनसे पढ़ लेते हो तो आपके जो आंसर्स हैं वो सेम हो, ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन कब होगा, जब आपको किसी एक ही क्या मिले, हेड से, एक ही सुपीरियर से क्या मिले, इंस्ट्रक्शन मिले। क्लियर? समझ में आ रहा है? इसीलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का जो प्रिंसिपल होता है, इसको वन प्लान वन सुपीरियर प्रिंसिपल भी कहते हैं। ध्यान रखना है, वन प्लान वन सुपीरियर, यानी कि डिपार्टमेंट का एक हेड है, उसने पूरे के पूरे फाइनेंस से रिलेटेड एक प्लान किया है, और उस प्लान के बारे में सबको डायरेक्शन दे दिया कि उनको कैसे करना है। अब उनके पास एक ही थीम है और उस पर उनको काम करना है, तो यहाँ पर जो काम है वो कैसा होगा, अच्छा होगा। सभी लोग एक जैसा रिजल्ट देंगे तो क्या हो जाएगा, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो 4 से 5 लोग अगर मान लो गाइडेंस देंगे, डायरेक्शन देंगे, जो अलग अलग सुपीरियर हैं अपने आप में, तो फिर काम बिगड़ेगा और फिर से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, और इसकी कोऑर्डिनेशन की एब्सेंस में जो आपका डिपार्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपने इसको पढ़ते हुए कुछ इसके डिफरेंस भी पढ़ लिए हैं। जैसे यहाँ पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से किसका क्रिएशन हो रहा है, कोऑर्डिनेशन का क्रिएशन हो रहा है, जबकि हमने पढ़ा था यूनिटी ऑफ कमांड से किसका क्रिएशन होता था, उससे हो रहा था किससे, डिसिप्लिन का। क्लियर? ये एक ग्रुप को अफेक्ट करता है, और जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो इंडिविजुअल पर्सन को अफेक्ट करता है। तो इस तरह से आपने कुछ जनरल चीज़ें पढ़ी। आज हमने अभी तक 5 प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं, अभी हमारे 9 प्रिंसिपल्स हेनरी फ्योल के और बचे हुए हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।